प्रॉब्लम 1, केयरफुली करिएगा इस क्वेश्चन को। हमारे पास ना एक ग्राफ दिया गया है वेलोसिटी और एक्स के बीच में। ग्राफ इज समथिंग लाइक स्ट्रेट लाइन बिटवीन द वेलोसिटी एंड पोजीशन v और x के बीच। ये वैल्यू 4 से स्टार्ट होती है, ये 0 है, और ये जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल है। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? फाइंड एक्सेलरेशन एट पार्ट 1 सपोज x इक्वल टू 0, पार्ट 2 x इक्वल टू 2। कुछ आ रहा समझ में क्या करना चाहिए इसमें? v into dv by dx। ठीक है, a बराबर v dv बाय। अब इसको ग्राफिकली क्या मतलब निकालते हो? आपको एक पूरी क्लास हमने ग्राफ के ऊपर बताई थी। डिफरेंशिएशन ग्राफ में किस चीज के बारे में बताता है आपको? स्लोप। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्लोप कह सकते हैं, सीधा सा रूल है, वेलोसिटी इनटू स्लोप। हालांकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो और भी तरीके से कर सकते हो। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को करने के लिए तो विदाउट ग्राफ भी जाए तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, बिना ग्राफ के भी। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, वेलोसिटी और एक्स के बीच की जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 0,4, 60 डिग्री एंगल है, इसका मतलब स्लोप इसका tan ऑफ 60 डिग्री यानी कि √3, tan 60 √3 स्लोप। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ अ गिवन स्लोप एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे लिखते हैं, y माइनस y1 इज स्लोप m टाइम्स x माइनस x1, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसका यूज कर सकते हो, y की जगह पर आप वेलोसिटी ले सकते हैं, y1 की जगह पर ये 4 वैल्यू, m means slope which is tan 60 degree which is √3, x minus x1, तो x1 will be 0, 0,4। तो इससे सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ जाएगी आपकी, v इक्वल टू √3x प्लस 4। अब इसका dv by dx मतलब वेलोसिटी इनटू स्लोप, वेलोसिटी इनटू स्लोप इज द एक्सेलरेशन, सो देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी, ये पूरा वेलोसिटी आ गया मल्टीप्लाइड बाय द स्लोप व्हिच इज √3, वेलोसिटी इनटू स्लोप, मतलब इसमें √3 मल्टीप्लाई कर दो आप, √3 मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, वो बन जाएगा आपका 3x प्लस 4 √3, मतलब एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया। अब उसमें आप पार्ट 1 x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 √3 आएगी। पार्ट b x बराबर 2, x इक्वल टू 2, 3 इंटू 2 6 प्लस 4 √3 एक्सेलरेशन की वैल्यू। इजी है, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अगर आपसे कहा जाए कि एक्सेलरेशन और एक्स के बीच में कैसा ग्राफ आएगा, ग्राफ बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड पोजीशन एक्स के बीच में, वेलोसिटी और एक्स का ग्राफ दिया है, ए और एक्स का ग्राफ कैसा है, तो वो भी बना सकते हैं यार। एक्सेलरेशन और पोजीशन में जो रिलेशन है वो एक लीनियर रिलेशन है, अ लीनियर रिलेशन, सो ग्राफ विल बी आल्सो लीनियर। 4 √3 इसका y इंटरसेप्ट हो जाएगा एंड अ लीनियर ग्राफ बिटवीन ए एंड एक्स, इस टाइप से ग्राफ आएगा जिसमें यहाँ पर y इंटरसेप्ट की वैल्यू 4 √3 होगी एंड 3x मतलब 3 इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, मतलब अगर यहाँ पर कोई थीटा एंगल बन रहा होगा तो ये tan ऑफ थीटा की वैल्यू 3 के बराबर है। ठीक है, चले आगे। ऊपर
रहे हैं? Yes, sir. ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए बार बार कराता हूँ, हर साल हम लोग कराते हैं, क्योंकि हम लोग मतलब एज स्टूडेंट हम कंफ्यूज रहते हैं v और x में। अगर यहीं पर ये x की बजाय t होता, इन प्लेस ऑफ x अगर ये वैल्यू t होती, टाइम के साथ ग्राफ दिया होता आपको, सेम ग्राफ विथ टाइम, तो ऑब्वियसली हम v dv by dx नहीं लगा रहे होते, तब हमारी सिचुएशन कुछ और होती। तब हम यहाँ पर सिंपली लगा रहे होते a बराबर dv by dt, विच इज सिंपली डिफरेंशिएशन। इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो आप, जस्ट डिफरेंशिएशन, मतलब कि स्लोप, एंड स्लोप मतलब tan 60, मतलब कि √3, यानी कि एक्सेलरेशन की कांस्टेंट वैल्यू आएगी। एक्सेलरेशन का टाइम से कोई रिलेशन नहीं होता। तो अगर यहाँ पर लिखा होता कि t = 0, t = 2, तो टाइम की कोई भी वैल्यू रख लो आप, बिकॉज एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ रही है। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर √3 आता है, यहाँ पर भी आंसर √3 आता है। और ऐसे केस में एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में अगर हमें ग्राफ प्लॉट करने को होता, तो इसको हम सिंपली √3 पर एक कांस्टेंट ग्राफ दिखा देते। तो ये इसलिए करवा दिया क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम प्रेशर्स में हम लोगों ने ये वॉच किया है कि टाइम और पोजीशन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। मतलब टाइम वाले कंसेप्ट, पोजीशन वाले कंसेप्ट मिक्स हो जाते हैं। कभी कभी ये आंसर गलत हो जाता है हमारा। सो जब भी पेपर कोई दे रहे हो आप, तो ध्यान रखना कि वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या है, पोजीशन या टाइम। टाइम है तो सिर्फ स्लोप निकालिए, और अगर यहाँ पोजीशन है तो स्लोप के साथ वेलोसिटी को मल्टीप्लाई भी करना होगा। जैसे कि मैं पैरेलल में दोनों ग्राफ दिखा रहा हूँ जस्ट कंपैरिजन करने के लिए। एक ग्राफ वेलोसिटी टाइम के बीच में है, एक ग्राफ वेलोसिटी पोजीशन के बीच में है। एंड सपोज कुछ कर्व ग्राफ है, समथिंग कर्व टाइप का। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंगली वेलोसिटी की वैल्यू 4 है, और यहाँ पर जो टेंजेंट आ रहा है, टेंजेंट वो एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंगली वेलोसिटी की वैल्यू 4, और यहाँ पर जो टेंजेंट है उसके लिए एंगल 30 डिग्री। तो क्वेश्चंस देखने में सिमिलर लगते हैं, मतलब अगर हमारा कंसंट्रेशन एग्जाम में नहीं है, इस पर ध्यान नहीं गया, अगर आपका पेपर के टाइम इस पर ध्यान नहीं गया, तो मिस्टेक होने के चांसेस है। इसमें अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना हो और इसमें एक्सेलरेशन निकालना हो एट दिस पॉइंट ए, एक्सेलरेशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ए, तो जिसमें वेलोसिटी और टाइम देख रहे हो आप, यहाँ पर तो डायरेक्टली स्लोप करना है आपको, सिर्फ स्लोप मीन्स tan 30 मतलब 1/√3, ये सीधा आंसर है। लेकिन जहाँ पोजीशन है वहां पर थोड़ा सा अलर्ट रखो। पोजीशन वाले में अलर्ट ये रखिए कि स्लोप इज tan 30, बट स्लोप के साथ उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो मल्टीप्लाई भी होगी, 4 इसमें मल्टीप्लाई भी होगा। है बहुत छोटी बात, मतलब ऐसा कोई एक्सेप्ट हाई फाई चीज नहीं है, लेकिन वार्निंग इसलिए दी जाती है कि यार पेपर में गलत ना हो कोई, कभी कभी आसान क्वेश्चन भी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, डिफरेंस याद रहेगा दोनों का, वीटी और वीएक्स ग्राफ के डिफरेंस। Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब यार एक और बात देखो, कभी कभी एक और कॉमन प्रॉब्लम जो हम तुम्हें लोगों से सीखते हुए, ग्राफ बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। स्पेशली 11th क्लास में तो ज्यादा ही आती थी, अभी इस समय क्या स्टेटस है नहीं मालूम, बट क्लास 11th में जब ये चैप्टर पढ़ाया जाता था तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ग्राफ में प्रॉब्लम्स थी। देख लेते हैं कि अब आपको 2 सालों में कुछ खत्म हुई कि नहीं हुई। स्पेशली ग्राफ कन्वर्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि एक्सेलरेशन एंड टाइम में कोई ग्राफ दिया गया है, अ ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम, कुछ इस तरीके से, नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड देन अनदर पॉजिटिव वैल्यू, इस तरीके से ग्राफ है। -4 6 मान लेते हैं, और यहाँ पर वैल्यू 2 मान लेते हैं, ये 0, ये वैल्यू 4, यहाँ पर वैल्यू 6, और यहाँ पर वैल्यू 8। इनिशियल वेलोसिटी गिवन एज +4 मीटर पर सेकेंड, +4 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी।
और इसमें ज्यादातर में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ या पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ऑप्शंस ही होते हैं। तो कैसा ग्राफ प्लॉट करना चाहिए बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम, एंड कैसा ग्राफ प्लॉट करना चाहिए बिटवीन द पोजीशन एंड टाइम। और बहुत ही आसान तरीका है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं वहां पे। सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं कि हमें पूरी सबमिट करके दिखाना है। हम बहुत बेसिक सा रूल एक लगाएंगे यार कि मैथमेटिक्स में जब आप किसी पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करते हो, x टू द पावर n है मान लीजिए, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो हम सबको पता है कि डिफरेंशिएशन में पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो एक कम हो जाती है। nth डिग्री विल रिड्यूस टू n-1। पॉलिनोमियल डिग्री कम होती है, और वहीं पर अगर आप उसको इंटीग्रेट करते हो तो इंटीग्रेशन में उस पॉलिनोमियल की डिग्री एक इंक्रीज कर जाती है। ये बेसिक बात ध्यान रखो आप। डिफरेंशिएशन में एक डिग्री कम होती है और इंटीग्रेशन में एक डिग्री बढ़ती है। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी को जाने के लिए, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे अगर जाना है तो आप खुद सोचो, इंटीग्रेशन से जाओगे या डिफरेंशिएशन से जाओगे फ्रॉम एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी? Differentiation. वेलोसिटी नहीं बच्चा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आता है, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी आएगी ना भाई। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। तो जब हम वेलोसिटी डिफरेंशिएट करते हैं तो ए आता है, इसका मतलब ए को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी आएगी। यानी इंटीग्रेशन चल रहा है बेसिकली। माइंड में सोचोगे आप कि यहाँ पर इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने में डिग्री एक बढ़ेगी। तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है 0 डिग्री। कांस्टेंट ग्राफ मतलब 0 डिग्री ग्राफ। 0 डिग्री ग्राफ इंटीग्रेट होकर के 1 डिग्री ग्राफ आएगा। 1 डिग्री ग्राफ का मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी। इसका मतलब इस 4 सेकंड के करस्पॉन्डिंगली एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू +4 है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है, और उसके लिए ये पता होना चाहिए कि 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी की क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड। तो उसके लिए एक और कंसेप्ट प्रीवियस क्लास में बताया गया था कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज बेसिकली एरिया ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये लास्ट टू लास्ट क्लास में है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर एरिया फाइंड कर लिया जाए तो उससे आपको डायरेक्टली वेलोसिटी में डिफरेंस मालूम चलता है। तो 4 सेकंड के लिए अगर मैं एरिया चेक करूं अप टू 4 सेकंड एरिया की वैल्यू, तो दिस एरिया इज माइनस ऑफ 16, तो +4 एंड दिस एरिया -16, +4 और -16 -12, यानी कि 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी की वैल्यू बन जाएगी -12। ये नंबर्स देखो कहां से आ रहे हैं। ये +4 तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड निकालने के लिए ये वाला कंसेप्ट लगा है, v फाइनल माइनस v इनिशियल बराबर एरिया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी एंड प्लस द एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो इनिशियल इज +4, एरिया इज -16, +4 -16 बिकम्स -12। तो +4 से -12 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनाइए। 4 to 6 अगेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट 0 डिग्री, इंटीग्रेट होकर के फिर से स्ट्रेट लाइन आएगी। 6 सेकंड के बाद की वेलोसिटी इसी रूल के हिसाब से 6 सेकंड बाद वाली वेलोसिटी निकालने के लिए जो 4 सेकंड पर वेलोसिटी आई है -12, 4 सेकंड वाली वेलोसिटी -12, और 4 से 6 सेकंड के बीच में ये जो एरिया बनेगा, तो एरिया बिटवीन 4 एंड 6, 4 to 6 वाला एरिया, ये 2 और ये 6, 12 एरिया है। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस एरिया -12 है, एरिया +12 आ रहा है, -12 + 12 0, यानी कि 6 सेकंड के बाद वेलोसिटी की वैल्यू 0 आ गई। फिर से एक स्ट्रेट लाइन 6 से 8 सेकंड में फिर से एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि अगेन स्ट्रेट लाइन, बट वेलोसिटी 8 सेकंड्स के बाद क्या होगी, तो 8 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी, अभी हम 0 पर आ चुके हैं, तो 6 से 8 सेकंड 6 to 8, उसके लिए ये पता लगाया जाए कि 6 to 8 कितना एरिया है।
तो एरिया बिटवीन 6 to 8 विल बी 2 into 2 4, तो 0 plus 4 यानी 4, यानी वापस इस 4 पे आ जाएंगे। ये दोनों डिफरेंट लाइंस होंगी यार, ये ग्राफ में हो सकता है आपको एक जैसा दिख रहा हो, बट ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, बिकॉज ये एक्सेलरेशन अलग है, ये एक्सेलरेशन अलग है, तो करस्पॉन्डिंग ग्राफ भी अलग आएंगे, बट ग्राफ होंगे स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म में। इसको थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ। बताओ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम बताओ। तो बच्चा प्रॉब्लम बताओ, कोई है? नो सर। ग्राफ और ये वैल्यूज सब समझ में आ रहा है कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू लिखनी है? वो ये वाला रूल लगा रहे हो, जिस वेलोसिटी पर है उसके आगे वाला एरिया ऐड करते जाओ, नेक्स्ट एरिया नेक्स्ट एरिया नेक्स्ट एरिया, एरिया ऐड करते जाइए, अगली वैल्यू मिलती चली जाएगी कहाँ तक जाना है। दिस इज वीटी ग्राफ। नाउ अब एक्सटी ग्राफ प्लॉट करना है। सपोज दैट इनिशियल एक्स, जो एक्स की इनिशियल वैल्यू है वो -2 है, ये क्वेश्चन में गिवन होते हैं सब। क्वेश्चन में ये बताया जाता है कि इनिशियल पोजीशन क्या है, तो मान इनिशियल पोजीशन -2, ठीक है। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट है, एक और कंसेप्ट उसी ग्राफ वाले लेक्चर में एक और कंसेप्ट था, और वो कंसेप्ट ये था, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट पोजीशन के डिफरेंस को कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि पोजीशन में क्या डिफरेंस आएगा, यानी कि ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बराबर एरिया, तो इसको भी हम इसी तरीके से लिख लेते हैं, इनिशियल पोजीशन प्लस एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो इनिशियल पोजीशन -2 है, इसमें एरिया ऐड करते जाइए, वेलोसिटी वाली ग्राफ का एरिया ऐड करें, तो 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद हमारी पोजीशन क्या होगी? पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड्स निकालने के लिए मैं 4 सेकंड वाला एरिया ऐड करूंगा, तो एरिया 0 से 4 सेकंड के बीच में कितना बनेगा? फ्रॉम 0 to 4 सेकंड एरिया, ये वाला एरिया। अब उसके लिए आपको ये वाला एरिया भी चाहिए और ये वाला एरिया भी चाहिए, और ये दोनों एरिया कैलकुलेट तब कर पाओगे आप जब यहाँ पर ये वाला पॉइंट मालूम चल जाए कि ये कौन सा पॉइंट है, अदरवाइज ये एरिया कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन देखने में पहले इंस्टेंट पर आसान लगेगा, बट जब करने बैठेंगे इसको तो इसकी डिफिकल्टी समझ में आती है। तो हमें पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा यार कि ये कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ पर टाइम की कौन सी वैल्यू आएगी, और ये निकाल सकते हैं सिंपल ज्योमेट्री से। अगर यहाँ पर टाइम की कोई वैल्यू मान लेते, सपोज यहाँ पर टाइम की वैल्यू t है, कुछ सोच बताओ क्या कैसे निकाल सकते हैं इसको? लॉज ऑफ मोशन लगा करके। वैसे ग्राफ में ज्यादातर आप मैथ्स में ही रहो, मैथ्स में ये कर सकते हो। ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स बन रहे हैं यार, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, तो सिमिलरिटी का भी कंसेप्ट लगा सकते हैं, लॉज ऑफ मोशन भी लगा सकते हो। 3-4 मेथड है। ट्रायंगल सिमिलरिटी, ये वाली मतलब उनका रेशियो सिमिलर आना चाहिए, ये वाली हाइट 4 डिवाइडेड बाय ये वाली हाइट 4 अपॉन ये हाइट 12, मैग्नीट्यूड रखेंगे खाली, इक्वल टू ये लेंथ t अपॉन ये लेंथ t से 4 वाली, t से 4 वाली लेंथ हम लिखेंगे 4 माइनस टी, तो इससे निकाल सकते हैं t की क्या वैल्यू आएगी, सिंप्लीफाई करके मेरे ख्याल से 1 आ जाएगा शायद। तो 0 से 1 और 1 से 4 ये दो अलग अलग पार्ट्स है, तो पहले हम 0 से 1 तक का एरिया निकालेंगे। 0 से 1 ट्रायंगल है हाफ इंटू हाइट इंटू दिस बेस,
ये वाला एरिया +2 आएगा, और 1 से 4 तक का जो एरिया बनेगा, एरिया फ्रॉम 1 to 4, वो भी ट्रायंगल वाला एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट, ये 3 और ये 12 और हाफ -18। यहाँ पर एरिया +2, यहाँ पर एरिया -18, टोटल एरिया 0 से 4 तक +2 और -18, -16 हो गया। तो -2 प्लस -16, -2 प्लस -16 वो हो गया -18, यानी कि आफ्टर 4 सेकंड पोजीशन की वैल्यू -18 होगी। ग्राफ कैसा होगा? तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब होता है 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज 1 डिग्री पॉलिनोमियल, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके x मिलेगा आपको। x को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो x। 1 डिग्री की इक्वेशन होगी। 1 डिग्री की इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे वो 2 डिग्री इक्वेशन आएगी। 2 डिग्री इक्वेशन का मतलब होता है पैराबोला, यानी कि यहाँ पर एक पैराबोलिक ग्राफ आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक बोलो, बात समझ में आ रही पैराबोलिक ग्राफ का? Yes, sir. Yes, sir. yes, ग्राफ पैराबोला दिखाना पड़ेगा। अब पैराबोला भी एक अपवर्ड होता है और एक डाउनवर्ड होता है। तो मैथ्स में ये बात आपको बताई गई होगी कि अगर ax² प्लस bx प्लस c, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें अगर a पॉजिटिव है, मतलब x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा। और अगर x² के आगे नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब ये पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मतलब ओपनिंग अपवर्ड और ओपनिंग डाउनवर्ड, ये डिपेंड करता है कि x² का कोफिशिएंट क्या आएगा। तो ये जो वेलोसिटी वाला ग्राफ आप देख रहे हो, ग्राफ ऑफ दिस वेलोसिटी, ये पॉजिटिव स्लोप की ग्राफ है या फिर नेगेटिव स्लोप की ग्राफ है? वेलोसिटी अगर ऐसे, इसका स्लोप चेक करें, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ Negative. नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप आ रही है, तो इसका इंटीग्रेट करने, नेगेटिव स्लोप आने का मतलब ये होगा कि जो t का कोफिशिएंट आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो इंटीग्रेट करने पर t² के आगे भी नेगेटिव आएगा। Yes, sir. Yes, sir. कैसा कैसा ग्राफ दिखाएं फिर? अब Downward. डाउनवर्ड पैराबोलिक, यानी डाउनवर्ड पैराबोलिक ग्राफ किस तरीके से होगा फिर यार? डाउनवर्ड पैराबोलिक ग्राफ अगर हम इसमें दिखाना चाहें तो वो कुछ ऐसे दिखाओगे आप, पैराबोलिक डाउनवर्ड। और बात मानो मेरी कि ऑब्जेक्टिव पेपर्स में इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। मुश्किल से आप आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, एक आधी ऑप्शंस होते हैं जो इस तरीके के होते हैं, आराम से मालूम चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही होना है इसमें। बट ये बात दिमाग में रखनी होती है कि इंटीग्रेट करके स्ट्रेट लाइन अगर इंटीग्रेट होगी तो पैराबोला, कांस्टेंट इंटीग्रेट होगा तो स्ट्रेट लाइन। 4 से 6 के बीच में, 4 to 6, पोजीशन कितनी हो जाएगी देखिए। तो 4 to 6 वाला एरिया निकालते हैं, एरिया फ्रॉम 4 to 6, अगेन 4 to 6 एरिया ट्रायंगल मेथड से, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, 4 to 6 और ये -12, ये एरिया आएगा -12 का, एरिया इज -12। तो -18 और -12 उसमें और ऐड करेंगे तो -30, यानी कि 6 सेकंड्स के बाद पोजीशन की वैल्यू -30 है। यहाँ पर आ गया। अब ये ग्राफ कैसा होगा? तो यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट करने पर पैराबोला आना ही आना कंफर्म, स्ट्रेट लाइन बिकम्स पैराबोला। लेकिन ये स्लोप पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन का पैराबोला पॉजिटिव आएगा, मतलब कि अपवर्ड पैराबोला। तो अब हम यहाँ पर पैराबोला की शेप चेंज करेंगे, इसको अपवर्ड पैराबोला दिखाएंगे, कर्वेचर बदल दीजिएगा, ऐसा पैराबोला जिसका ओपनिंग अपवर्ड टाइप हो। देन 6 to 8, अगेन ये एरिया, हाफ बेस इनटू हाइट, ये एरिया 4 आएगा, तो -30 + 4, -30 + 4 विल बी
माइनस ऑफ 26, यानी कि 8 सेकेंड्स के बाद -26 ये पॉइंट आया। और क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव स्लोप है तो ये भी हमारा पैराबोला होगा, ये भी अपवर्ड पैराबोला होगा, तो यहाँ के बाद एक और अपवर्ड पैराबोला। इस तरीके से पूरा ग्राफ आएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ। इतना डिफिकल्ट है नहीं, मैं फिर बोलूंगा आपको, बस इतना ध्यान रखिए, कांस्टेंट इंटीग्रेट करने पर स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन इंटीग्रेट करने पर पैराबोला। रिवर्स में पैराबोला डिफरेंशिएट होने के बाद स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन डिफरेंशिएट होने के बाद कांस्टेंट। मैथ चल रही है और कुछ नहीं चल रहा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। थैंक यू। अब यार ऑप्शंस देखो, ऑब्जेक्टिव अपना एक ऑब्जेक्टिव माइंडसेट भी बना के रखो हमेशा पेपर्स के लिए। जब हमारे पेपर्स होते हैं, कोई भी असाइनमेंट लगाना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि चारों ऑप्शन बिल्कुल क्लोज आएंगे, एकदम क्लोज। अच्छा खासा डिफरेंस होता है, मतलब आराम से आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हो, एक आध ऑप्शन फंसते हैं। उन ऑप्शंस में आप हमेशा बस ये ध्यान रखना किसके करस्पॉन्डिंग पैराबोला आना है, किसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन आना है, इजीली ऑप्शन डिफरेंशिएट हो जाते हैं। अच्छा, ये हमने जो ग्राफ बनाया ना, पोजीशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिफरेंस। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, हम लोग कई बार पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट को सेम मान लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट पोजीशन के डिफरेंस को बताता है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब पोजीशन में क्या डिफरेंस आया। अगर यहीं पर मुझे डिस्प्लेसमेंट ग्राफ चाहिए होता है पोजीशन की बजाय, मान लीजिए कहा होता है कि डिस्प्लेसमेंट में क्या ग्राफ आएगी, तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, पहली बात ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 वैल्यू, ऑलवेज। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज बिगिंस विद 0। पोजीशन आपकी कुछ भी हो सकती है, पोजीशन आपके नेगेटिव में भी हो सकती है, पोजीशन पॉजिटिव भी हो सकती है, पोजीशन 0 भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट कभी 0 नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट कभी नॉन 0 नहीं हो सकता स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो आपको क्या करना होता है, जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट कर दो आप। जैसे ये -2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूरा ग्राफ उठा करके 0 से स्टार्ट कर दीजिए एज इट इज, मतलब इसको शिफ्ट कर दें ऊपर, -2 वाला पॉइंट 0 की तरफ, -18, -16 पर पूरा ग्राफ 2 यूनिट्स ऊपर कर दीजिए, 2 यूनिट्स ऊपर, तो बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ आएगा, सेम ग्राफ होगा। यहाँ पर ये 2 यूनिट्स ऊपर चला गया, ये 2 यूनिट ऊपर आ गया, ये 2 यूनिट्स ऊपर आ गया। मतलब अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट -24 है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, ये जो -18 वाला पॉइंट था वो डिस्प्लेसमेंट आपका -16 हो गया, -30 वाला डिस्प्लेसमेंट आपका -28 हो गया। मतलब ग्राफ की जो उसकी शक्ल होगी, ग्राफ की शक्ल वो वैसी ही रहेगी। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, फर्क सिर्फ इतना होगा कि डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमेशा 0 से चालू होता है, पोजीशन वाला ग्राफ कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो क्वेश्चन में हमको दिया जाता है कि स्टार्टिंग पोजीशन क्या है। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि इनिशियल पोजीशन क्या है, तो हम उसको बाय डिफॉल्ट 0 मान लेते हैं। क्वेश्चन में अगर ये न लिखा हो कि इनिशियल पोजीशन की क्या वैल्यू है, तो आप यही मान के चलना कि 0 से स्टार्ट होना है। ठीक है, यहाँ तक पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। और एक तीसरी चीज आएगी कभी कभी, वो होती है डिस्टेंस का ग्राफ कैसा होगा। तो डिस्टेंस का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ का मिरर इमेज, मतलब जो आपका डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, इसको टाइम एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज करे।
मतलब कि जो पोर्शन ऐसे नीचे जा रहा है, मिरर इमेज बनाइए। मतलब आप मान लो कि यहाँ पर प्लेन मिरर है, तो इसकी इमेज ऊपर कैसी बनेगी। तो ये -16 तक जा रहा था, यहाँ पर सेम चीज ऊपर कर दीजिए, जैसा ये नीचे जा रहा है वैसा ऊपर कर दीजिए। फिर ये वाला पोर्शन, इसकी इमेज बनाइए, इस पार्ट की इधर इमेज बनाइए, और फिर इस वाले पोर्शन की। लेकिन क्योंकि डिस्टेंस कभी रिड्यूस नहीं हो सकता, डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमेशा बढ़ेगी। जितना जितने जितनी देर तक आप मोशन करोगे उतनी देर में डिस्टेंस कभी रिवर्स नहीं हो सकता है कि हम 50 मीटर चले और थोड़ी देर और चलने के बाद हमारा डिस्टेंस 40 मीटर हो जाए। डिस्टेंस से ट्रेवल्ड हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट कम हो सकती है आपकी। तो डिस्टेंस का ग्राफ कभी भी डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। तो ये जो पोर्शन है आपका -28 से -24, इसकी मिरर इमेज तो बनाएंगे, लेकिन ग्राफ को नीचे नहीं लाएंगे, ये ग्राफ भी ऊपर जाएगा। इमेज बनाएंगे लेकिन ग्राफ हमेशा ऊपर चढ़ते जाएगी। अब मतलब जैसे हम 0 से -16 गए तो डिस्टेंस वाले ग्राफ में हम +16 हो जाएंगे, -16 से -28 गए तो डिस्टेंस वाले ग्राफ में +28 हो गए। अब हम -28 से -24 यानी कि 4 यूनिट्स, -28 से -24 का मतलब 4 यूनिट्स, तो हम 4 यूनिट आगे बढ़ेंगे, यानी ये वैल्यू 32 बोलेंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो ध्यान रखनी। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक मेंस में तो नहीं आए हैं कभी, और इवन एडवांस में भी नहीं आए। एक आध प्रॉब्लम मेरे में है इसकी, या किसी हाई लेवल की बुक में जाओगे तो हो सकता है कि वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कुछ बोल दे। ऑब्जेक्टिव पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलवेज रिमेंबर दैट डिस्टेंस ग्राफ शुड ऑलवेज गो अपवर्ड, कभी डाउनवर्ड नहीं आना चाहिए, नीचे गिरेगा नहीं कभी, वो हमेशा बढ़ता ही जाएगा। पोजीशन ग्राफ कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। displacement graph exactly similar to the position graph. Position displacement graphs are basically similar graphs. And distance displacement की mirror image है, उस mirror image में ये ध्यान रखना होगा कि डिस्टेंस हमेशा बढ़ता चला जाए, कभी कम ना हो। ठीक है जी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो अब आपको एक और बात समझाएं तो हो गया। देखो करेंगे यार, बहुत छोटे लेवल से लेकर के हाई लेवल तक सब कुछ करेंगे। वीटी ग्राफ, मान लीजिए ग्राफ इस तरीके से, एक मिनट रुकिए। ये ग्राफ कुछ ऐसे है, एंड देन इसके बाद जो ग्राफ है वो एक इस तरीके से ग्राफ जा रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड, सब एसआई यूनिट्स में है 10, और ये वैल्यू आपको दी जाती है यहाँ पर कुछ -8, 0, 9, ये वैल्यू 12। ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर मेंशन है कि ये एक पैराबोला है। ये चीज मेंशन है कि ये जो कर्व है ये एक पैराबोलिक कर्व है। इसका एटी ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ए और टी में कैसा ग्राफ आना चाहिए यहाँ पर। हम वैल्यूज को भी किनारे कर दो, मैं फिर बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव पेपर में ये प्रॉब्लम नहीं आता, कभी नहीं आता।
वैल्यूज को लेकर प्रॉब्लम नहीं आती, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर कैसा ग्राफ दिखाएंगे आप। पहले कांस्टेंट फिर स्ट्रेट लाइन। पहले कौन सा? हाँ जी। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन के लिए आप बस इतना याद करो कि डिफरेंशिएट करते हो या इंटीग्रेट करते हो, बस ये ध्यान रखो। फ्रॉम वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट। डिफरेंट। अब डिफरेंशिएट मतलब कि पॉलिनोमियल की डिग्री कम करते हैं। स्ट्रेट लाइन इज 1 डिग्री पॉलिनोमियल, उसकी 1 डिग्री और कम कर दी, 1 डिग्री में से 1 डिग्री कम कर दी, 0 डिग्री हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी कि 9 सेकंड तक के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट या नेगेटिव कांस्टेंट। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू कम होती जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन रहा होगा, तो नेगेटिव कांस्टेंट। इसके बाद पैराबोला, मतलब कि 2 डिग्री इक्वेशन। 2 डिग्री इक्वेशन का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 डिग्री इक्वेशन आएगी, 1 डिग्री इक्वेशन आएगी मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होगा। अब वो स्ट्रेट लाइन ऊपर जाएगा या वो स्ट्रेट लाइन नीचे आएगा, मतलब कि पॉजिटिव स्लोप आएगी या नेगेटिव स्लोप आएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओके, वो कैसे मालूम चल रहा है पॉजिटिव? ऊपर पैराबोला अपवर्ड पैराबोला। तो अपवर्ड पैराबोला का मतलब इसके जो टी स्क्वायर के आगे पॉजिटिव नंबर होगा, अपवर्ड। तो अगर टी स्क्वायर के आगे पॉजिटिव कोफिशिएंट है तो डिफरेंशिएट करने पर टी के आगे भी पॉजिटिव नंबर आएगा, और टी के आगे पॉजिटिव नंबर आने का मतलब पॉजिटिव स्लोप की ग्राफ आएगी। तो ये कुछ यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ये तो एक रफ आइडिया लगा कि ग्राफ ऐसा होना चाहिए। अब अगर आप बात करो कि एग्जैक्टिव वैल्यूज क्या होंगी, ये तो ऑप्शन सेलेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ कि कहाँ पर स्ट्रेट होगा, कहाँ पर कांस्टेंट आएगा, ये आराम से देख सकते हैं। अगर वैल्यूज निकालने की बात है तो वो एक टफ टास्क है, वैल्यूज कैसे निकालेंगे? हालांकि यहाँ पर निकाल सकते हो, इस पॉइंट पर क्या वैल्यू आएगी वो निकाल सकते हैं। स्लोप इस लाइन का चाहिए आपको, स्लोप, बिकॉज डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप से भी है, डिफरेंशिएशन इज बेसिकली अ स्लोप। स्लोप निकाल सकते हो, इसे वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 0,10, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख सकते हो 9,-8। स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। डेफिनेशन ऑफ स्लोप, इससे निकाल सकते हैं कि इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, y2 माइनस 8, y1 10, माइनस 8 माइनस 10 अपॉन x2 माइनस x1। सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा स्लोप की वैल्यू, यानी कि एक्सेलरेशन -2। इसके आगे वाला पार्ट थोड़ा सा टफ है, वो पार्ट टफ इसलिए पड़ेगा कि हमें इस पैराबोला की इक्वेशन चाहिए होगी। अब इस पैराबोला की इक्वेशन निकालना अपने आप में एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है। हिंट दे रहे हैं, वो पाया तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं। पैराबोला होने का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी और टाइम के बीच पैराबोलिक रिलेशन आएगा, यानी कि क्वाड्रेटिक रिलेशन आएगी। तो हम उस क्वाड्रेटिक रिलेशन को कुछ ऐसे मान लेंगे, इट विल बी समथिंग AT स्क्वायर प्लस BT एंड प्लस C, कुछ ऐसा होना चाहिए। बट हो सकता है कि अभी एक आध इंफॉर्मेशन और चाहिए मेरे को। इस पैराबोलिक कर्व जो दिया है उसकी इक्वेशन पता लगानी पड़ेगी आपको, बिना इक्वेशन पता लगाए यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। और इक्वेशन पता लगाने के लिए पहले मैंने पैराबोलिक इक्वेशन का एक फॉर्मेट तैयार किया। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि A कितना है, मुझे ये नहीं मालूम है कि B कितना है, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि C कितना है। ABC के बारे में कुछ पता नहीं है मेरे को। इस वजह से हम कह रहे हैं, क्योंकि ABC नहीं पता है मेरे को, इसलिए मैं ये तो नहीं बता सकता कि यहाँ पर वैल्यू कहाँ तक जाएगी अंटिल की क्वेश्चन में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिले। पर इतना आइडिया लगा सकते हो कि इस पैराबोला के करस्पॉन्डिंगली स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगी, ये आइडिया सफिशिएंट है। इनफैक्ट अगर हम इसको थोड़ा सा और डीपली एनालाइज करें, थोड़ा और डीपली देखें, तो शायद हमने यहाँ गलती की हुई है कुछ। और हमने क्या मतलब मैक्सिमम लोग ये गलती करेंगे, देखिए क्यों करेंगे। इस पैराबोला की स्लोप क्या कभी नेगेटिव आएगी?
स्लोप ऑफ दिस पैराबोला, कहीं भी यहाँ पर आप टेंजेंट बनाओ, यहाँ पर टेंजेंट बनाओ, यहाँ टेंजेंट बनाओ, यहाँ टेंजेंट बनाओ, यहाँ टेंजेंट बनाओ, ये सभी टेंजेंट्स पॉजिटिव स्लोप के हैं। Yes. 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 तो अगर इस और स्लोप एक्सेलरेशन, स्लोप मतलब एक्सेलरेशन, यानी इस कर्व के करस्पॉन्डिंगली हमेशा पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगी। इस कर्व के करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव अगर आएगी तो ग्राफ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आना चाहिए ना। अगर ए हमेशा पॉजिटिव है तो ग्राफ यहाँ पर बनना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो बनेगा नहीं, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट पे ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स आते हैं। तो सिंस द स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, द ग्राफ मस्ट बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ कहीं पे ग्राफ आएगा 9 से 12 के बीच में, इस टाइप से। वैल्यू नहीं बता पाएंगे, फिर से बोल रहा हूं, वैल्यू मैं नहीं निकाल सकता, मैं क्या कोई नहीं निकाल सकता। क्योंकि ए बी सी तीनों के बारे में कैसे पता लगाएं कितना होगा, दो तो नहीं, इसमें से दो के बारे में तो कुछ आइडिया लगा भी सकते हो। दो के बारे में आप आइडिया ऐसे लगा सकते हो, बट एक और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होना ही कंपलसरी है। दो के बारे में कैसे लगा सकते हो वो बता दे। इस पॉइंट पर 9,-8 मतलब कि टाइम -8 और वेलोसिटी 9, तो टाइम की जगह -8 और वेलोसिटी की जगह 9, तो एक इक्वेशन बन जाएगी 9 इक्वल्स टू टाइम की जगह -8, 64a -8, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। और ये वाले पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 12,0 है, 12,0 मतलब कि टाइम की वैल्यू 12 और वेलोसिटी की वैल्यू 0, टाइम 12 वेलोसिटी 0, टाइम 12 वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 टाइम 12। फिर भी हमारा पर्पस पूरा नहीं होगा, बिकॉज 3 अननोन्स के लिए 2 इक्वेशन से काम नहीं चल सकता, एक और इक्वेशन चाहिए। इसलिए बोल रहा हूं कि हम क्या कोई भी यहाँ पर ये नहीं बता पाएगा कि वैल्यू कितनी होगी अनटिल की इस क्वेश्चन में हमें एक आध लाइन और बोली जाए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन और दी जाए जिससे हम ये पता लगा पाए कि सी की क्या वैल्यू होगी, या ए की क्या वैल्यू होगी, या बी की क्या वैल्यू होगी। बट इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते भी नहीं, हम बार बार बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, हमें सिर्फ ये थोड़ा बहुत इस पर दिमाग लगाना पड़ता है। सर इसको इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो सी एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन डिफरेंशिएट करके ए की वैल्यू थोड़ी आएगी, क्योंकि ए और बी नहीं मालूम ना आपको। हमें बस थोड़ी बहुत चीजें ध्यान रखनी होती है। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर में एक ऑप्शन ये वाला हो और एक ऑप्शन ये वाला हो, यहां पर फंस सकते हैं हम लोग। बट ये इतना तुमको आइडिया दे रहा हूँ कि ग्राफ यहाँ से कंटिन्यू नहीं हो सकता, ग्राफ जो है वो शिफ्ट कर जाएगा, यानी डिसकंटिन्यू हो जाएगा। और ये होना भी था, ग्राफ को डिसकंटिन्यू होना भी था, बिकॉज मैथमेटिक्स में जाओ, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर, क्या इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है? याद करिए, ग्राफ अगर ऐसे है तो क्या यहाँ पर ग्राफ में डिफरेंशिएबिलिटी है? ये कैसे पता लगाते हो कि ग्राफ डिफरेंशिएबल है या नहीं? मैथ्स में ये बात कैसे मालूम चलती है ग्राफ को देख करके कि वहां डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं? तो कॉर्नर पॉइंट आ रहा है कि नहीं, कॉन्टिन्यूटी। कौन मतलब ये देखिए, यहाँ पर ग्राफ में कंटिन्यूटी है बट डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये कॉर्नर जैसी चीज आ रही है। जहां पर कॉर्नर वाला पॉइंट आ जाए, कॉर्नर पॉइंट इन द ग्राफ, नॉन डिफरेंशिएबल, यानी यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता। और अगर यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता तो यहाँ पर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एक्सेलरेशन को डिसकंटिन्यू कर देंगे, इसीलिए डिसकंटिन्यू करके ऊपर गए। बिल्कुल सही पॉइंट बोला है कि कॉर्नर पॉइंट अगर ग्राफ में आते हैं तो वो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स माने जाते हैं। तो एक आइडिया देखो तुम लोग को दे रहे हैं यार, क्योंकि फिर से बार बार इस बात को समझिए, टेंशन इस बात की मत लो आपकी ग्राफ कैसे बनेगा। आप सिर्फ ये समझो कि हमारे ऑप्शंस जब सामने होंगे तो हम उनमें क्या क्या पॉइंट चेक करेंगे। ऑप्शंस में आपको क्या क्या पॉइंट चेक करने हैं जिससे कि आप आराम से अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लो।
अब कुछ क्वेश्चंस और देखो, कुछ और इसमें से कॉमन क्वेश्चंस जो आते हैं वो देखिए। जैसे कि पहले तो बहुत सिंपल वे में स्टार्ट करूंगा, एक पोजीशन और टाइम के बीच का ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। इसमें ना एचसीवी में भी एक क्वेश्चन है यार आपका, एचसीवी में अगर जाओगे तो मेरे ख्याल से 12th या 13th क्वेश्चन है। कुछ इस टाइप का ग्राफ है, मान लीजिए इस टाइप का पोजीशन टाइम ग्राफ है। हमने यहाँ पर कोई एक पॉइंट ए चूज किया और यहाँ पर कोई एक पॉइंट बी चूज कर लिया। एक ए पॉइंट और सपोज यहाँ कहीं पर एक बी पॉइंट, और हमने लाइन ए बी को ज्वाइन कर दिया। हमें आप बता पाओगे कि इस लाइन ए बी की स्लोप क्या बता रही होगी? स्लोप ऑफ दिस लाइन ए बी, ये किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? पोजीशन टाइम ग्राफ है, उसके ऊपर कोई दो पॉइंट लिए, उन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया और उसकी स्लोप फाइंड कर रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी, क्या आएगा चाहिए? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी याद करिए, क्योंकि ए बी इज जस्ट लाइक कॉर्ड, और कॉर्ड की स्लोप निकालते हो अगर आप पोजीशन एंड टाइम के बीच में अगर आपने कॉर्ड सेलेक्ट किया है तो आपको ये एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू बताएगा, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। वहीं पर अगर हम किसी भी पॉइंट पर, किसी रैंडम पॉइंट सी पर मान लेते हैं, हम एक टेंजेंट बनाएं, एक रैंडम पॉइंट सी लीजिए, वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करिए और टेंजेंट की स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब अगर इसको थीटा एंगल पर मान ले कि ये टेंजेंट थीटा एंगल पर है, तो टेन थीटा उस टेंजेंट का स्लोप है। ये आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, मतलब ये वैल्यू वेलोसिटी एट पॉइंट सी की बात होगी। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर चाहिए, तो जिस स्पेसिफिक पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए वहां पर टेंजेंट बना करके उसका स्लोप निकालो। और अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच में एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो फिर उन दोनों पॉइंट्स को मिलाइए, जिन दो पॉइंट के बीच एवरेज वेलोसिटी चाहिए उन दोनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दें और उसकी स्लोप फाइंड कर दें। एचसीवी में जो 12th या 13th क्वेश्चन, एग्जैक्ट नंबर मेरे को ध्यान नहीं है, बट 12th या 13th है, उसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से है कि उन्होंने ये पूछा है कि कहां पर एट विच पॉइंट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज सेम एज द एवरेज वेलोसिटी। हालांकि एचसीवी में ग्राफ अच्छे तरीके से बनाया नहीं है, मतलब बुक में ग्राफ थोड़ा सा प्रॉपरली प्लॉटेड नहीं है। एक आइडिया दे रहे हैं उसको देखो, अगर हमारा ए बी, जो ये ए बी लाइन है, अगर यही लाइन पॉइंट बी की टेंजेंट भी हो जाए, मतलब इस लाइन को आगे बढ़ाए और यही लाइन पॉइंट बी पर टेंजेंट बन जाए, सेम लाइन जो ए से बी वाली लाइन है वो बी पर टेंजेंट भी है, लाइन फ्रॉम ए टू बी इज ऑल्सो टेंजेंट एट पॉइंट बी। क्या ये कह सकते हैं इसके हिसाब से कि एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी is the same as the instantaneous velocity at b? The line from A to B is also the tangent at point B. कंसेप्ट कहता है कि टेंजेंट की स्लोप उस पॉइंट की वेलोसिटी के बारे में बात करता है और दो पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन का स्लोप एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं।
तो अगर ये कहा जा रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज टेंजेंट एट बी, तो इसका मतलब ए से बी तक की एवरेज वेलोसिटी, और क्योंकि यही लाइन पॉइंट बी पर टेंजेंट बन रही, तो ये इसका स्लोप बी पॉइंट की वेलोसिटी भी होगी, ये दोनों बराबर आ जाएंगे। हो गया ये? Yes, sir. Yes, sir. कॉर्ड और टेंजेंट में डिफरेंस दिखेगा। कॉर्ड अगर आप ले लो, कॉर्ड का मतलब होता है ग्राफ के दो पॉइंट को मिला देगा, तो उस लाइन के स्लोप उन दोनों पॉइंट के बीच की एवरेज वेलोसिटी से ही बताएगा। और अगर आप एक सिंगल पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाते हो, तो आप उस सिंगल पॉइंट की वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करते हो। तो अगर कोई कॉर्ड टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाए, कॉर्ड बिकम्स टेंजेंट, तो मतलब एवरेज वेलोसिटी बिकम्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बुक में देखना है 12th या 13th क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद यार कुछ और एलिमेंट्री चीजें देखिए। वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन किया गया है स्लोप ऑफ पोजीशन एंड टाइम ग्राफ, और एक्सेलरेशन को डिफाइन किया गया है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये भी एलिमेंट्री क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्योंकि कंफ्यूजन रहती है इसलिए इसको करा रहे हैं। पोजीशन और टाइम के बीच में हमने कोई ग्राफ प्लॉट कर लिया, कोई ये ग्राफ है पोजीशन टाइम के बीच में, मान लीजिए इस तरीके से। पहले आप जिस तरीके से मूव करूंगा वो ध्यान देना। ऐसे एक अपवर्ड पैराबोला टाइप गए, मान लीजिए ए से बी तक, उसके बाद बी के बाद हम डाउनवर्ड पैराबोलिक पे जा रहे हैं, कलर चेंज कर दे रहे हैं, बी से सी तक आ गए। उसके बाद हम फिर नीचे जा रहे हैं, सी से डी तक आए, और एक और दिखा रहे हैं। उसके बाद हम फिर एक शेप चेंज करके पॉइंट ई तक आ गए, इस तरीके से गए। डिफरेंट कलर्स हैं, मेरे ख्याल से आराम से आपको दिख रहा होगा, चारों कलर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, प्रॉपर विजिबल है ना चारों? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आप बताओ, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, एंड डी टू ई, कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस। लाइक ये पूछा जाता है कि ए से बी तक वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो मतलब आपसे पूछते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, साइन ऑफ द वेलोसिटी, कि ये बताइए कि इस पोर्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? वेलोसिटी का साइन चेक करने के लिए, वेलोसिटी की साइन को चेक करने के लिए आपको स्लोप चेक करना पड़ेगा, और स्लोप चेक करने के लिए टेंजेंट बनाओगे। अगर टेंजेंट एक्यूट एंगल पर है तो एक्यूट एंगल वाले टेंजेंट्स पॉजिटिव स्लोप देते हैं, और ऑब्ट्यूज एंगल वाले टेंजेंट्स नेगेटिव स्लोप देते हैं। ए और बी के बीच किसी भी पॉइंट पर, ए और बी के बीच में किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट बनाएंगे तो उसका एक्यूट एंगल बनेगा या ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा? अपने आप सोच के देखिए। एनी टेंजेंट बिटवीन ए एंड एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब पॉजिटिव स्लोप, मतलब हम कहेंगे यहाँ पॉजिटिव वेलोसिटी। बी से सी के बीच में किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, एनी पॉइंट बिटवीन बी एंड सी, कहीं पर भी कोई एक लाइन बनाओ जो बी और सी का टेंजेंट हो। तो ये लाइन जब इधर जाएगी तो ये भी एक्यूट एंगल पर जाएगी, पॉजिटिव। सी से डी के बीच में हमने अपना एक टेंजेंट बनाया, अपने पेन को ही टेंजेंट बना लो, जो पेन है उसी को टेंजेंट रखकर देख लो कि ये लाइन जब आगे बढ़ेगी तो ये टाइम वाले एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी, नेगेटिव, यहां पर भी नेगेटिव।
उसके बाद पूछते हैं कि ये जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, मतलब नेचर ऑफ वेलोसिटी, इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। कई सारे क्वेश्चंस होंगे इस तरीके के। तो ये कैसे सब पता लगा, मतलब किसी भी ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर एग्जांपल चल रहे हैं, आपको नेचर ऑफ वेलोसिटी पता लगानी है। तो आप बस इतना जाने कि वेलोसिटी का मतलब स्लोप, नेचर ऑफ स्लोप पता लगाना है। साइन ऑफ स्लोप टेंजेंट के एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल से देखा जाता है। नेचर ऑफ वेलोसिटी मतलब कि नेचर ऑफ स्लोप मतलब कि वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये देखना है आपको कि ए से बी तक हमारी स्लोप बढ़ रही है कि कम हो रही है, बी से सी तक क्या हो रहा है। तो मैथमेटिक्स में इसके बहुत सारे तरीके हैं। कॉन्केविटी, कॉन्वेक्स ग्राफ है कि कॉन्वेक्स ग्राफ है, कॉन्केव कॉन्वेक्स ग्राफ, मैथ्स में हमको ये सब चीजों से बताया जाता है। हमने अपने यहाँ क्लास 11th में अलग तरीके से बता रखा है और आपको भी वही चीज बता देते हैं। मतलब किसी भी ग्राफ का स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये हम बड़े आसान तरीके से अपने लिए याद किया था इन दो टर्म्स की हेल्प से, स्माइल एंड सैड की हेल्प से। अ सैड फेस इज लाइक दिस एंड अ स्माइलिंग फेस इज लाइक दिस। हमने ऐसे याद किया हुआ इसको, S फॉर स्लोप, I फॉर इंक्रीजिंग एंड D फॉर डिक्रीजिंग, बस ऐसे याद रखिए। तो अगर कोई ग्राफ इस टाइप से कोई बनेगा, या तो ऐसा ग्राफ या फिर ऐसा ग्राफ, तो स्लोप इंक्रीज, और अगर ऐसे या ऐसे कोई ग्राफ बन रहा, स्लोप डिक्रीज। आसान तरीके से याद रख सकते हैं इसे। अब बताइए ए से बी वाला जो ग्राफ है ये, अब आप बताओ ये जो ए से बी वाला पोर्शन देख रहे हो, ये वाला पोर्शन आपको इन दोनों में से कहाँ मिलेगा? स्माइल। यानी कि स्लोप बढ़ रही है, स्लोप बढ़ रही है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, तो हम कहेंगे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजेस। बी टू सी में जो ग्राफ है, ये ग्राफ आप खुद देखो, ऐसा पोर्शन, इस टाइप का पार्ट, इस टाइप का पोर्शन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ कहाँ है, ये वाली चीज, तो ये वाली साइड वाले, यानी कि स्लोप कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तीसरा वाला पोर्शन CD पोर्शन, CD पोर्शन ये वाला है, यही चीज CD में दिखाई गई है। CD पोर्शन इज लाइक दिस, तो ये भी स्लोप डिक्रीज हो रही है। और ये DE पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन इसकी कॉपी है, यही चीज यहाँ पे है, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे, तो इसका मतलब इंक्रीज। ये एक आसान सा तरीका है, बहुत आसान तरीका है, आप किसी भी ग्राफ के स्लोप का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर ऐसे देख सकते हो। फिर से बोलता हूँ, साइन ऑफ स्लोप, वहां पर अपना पेंसिल रख लो, पेंसिल को टेंजेंट बना लीजिए, पेंसिल रखते ही आपको मालूम चल जाएगा कि आप टाइम एक्सिस से एक्यूट एंगल पर है या टाइम एक्सिस से ऑब्ट्यूस एंगल पर है, उस हिसाब से कर सकते हो। इसके बाद और क्या क्या पूछ सकते हैं, और क्या पूछते हैं, साइन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव साइन में है या नेगेटिव साइन में, तो ये कैसे पता लगाए? देखिए, हो सकता है कि हम में से कुछ लोग इसके बारे में सोच रहे हो, लेकिन ये VT ग्राफ होता तब आप स्लोप करते, यहाँ तो ग्राफ XT है, तो इस सेकंड कंसेप्ट का कोई काम नहीं है यहाँ पर, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज नहीं करता हूं। तो उसका भी बड़ा आसान तरीका है, एक्सेलरेशन का साइन देखने का बहुत आसान तरीका है। जहां पर वेलोसिटी इंक्रीज होती है वहां पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जहां पर वेलोसिटी डिक्रीज होती है वहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड, या इंक्रीज हो रहा है
पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहाँ डिक्रीज हो रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिक्रीज नेगेटिव, इंक्रीज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन का साइन पोजीशन टाइम ग्राफ में किसी स्लोप से नहीं देखोगे, पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप की हेल्प से आप वेलोसिटी का साइन और वेलोसिटी का नेचर देखते हो। पोजीशन टाइम ग्राफ स्लोप हेल्प करता है वेलोसिटी की साइन बताने में और वेलोसिटी के नेचर को बताने में। एक्सेलरेशन का साइन चेक करने के लिए हमें स्लोप की जरूरत नहीं है, हम ये देखते हैं कि वेलोसिटी अगर इंक्रीज हुई है तो पॉजिटिव और वेलोसिटी डिक्रीज हुई है तो नेगेटिव। सिंपल लैंग्वेज इसमें। इसके बाद पूछते हैं, एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट इज नेचर ऑफ स्पीड। नेचर ऑफ स्पीड। अब हो सकता है यहां और यहां पर आपको लगे कि एक ही जैसी चीज पूछी गई है, यहाँ वेलोसिटी पूछ रही है, स्पीड पूछ रहे हैं, बट डिफरेंस है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है, स्पीड हमेशा प्लस में रहती है। तो स्पीड बढ़ रही है कि कम हो रही है, इसका क्या तरीका है, इसको चेक करने का रूल क्या है? जहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के सिमिलर साइन आ रहे हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के अगर सिमिलर साइन चल रहे हैं आपके, जैसे कि ये प्लस ये भी प्लस और ये माइनस और ये माइनस, तो सिमिलर साइन ऑफ वेलोसिटी एंड सिमिलर साइन ऑफ एक्सेलरेशन, स्पीड इंक्रीजेस, ये इसका रूल है। When velocity and accelerations are having similar signs, speed will increase. Otherwise, decreases. मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, स्पीड भी बढ़ रही, वेलोसिटी कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, स्पीड कम हो रही है। तो ये हर तरीके के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। ये सभी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। And finally, in which segment the particle will be called as retarded and in which segment the particle is accelerated? तो जिन सेगमेंट्स में स्पीड बढ़ रही है, जिन सेगमेंट्स में स्पीड बढ़ रही है तो हम बोलेंगे यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन है। इंक्रीजिंग स्पीड मतलब हम कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन और डिक्रीजिंग स्पीड रिटार्डेटेड मोशन। इस डिस्कशन में बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेगेटिव एक्सेलरेशन होने के बावजूद भी, नेगेटिव एक्सेलरेशन होने के बावजूद भी स्पीड बढ़ सकती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन पर स्पीड बढ़ सकती है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन पर स्पीड कम भी हो सकती है। बट नेगेटिव एक्सेलरेशन पर वेलोसिटी कम ही होगी और पॉजिटिव एक्सेलरेशन पर वेलोसिटी बढ़ेगी। और एक्चुअल में इसका फिजिकल मतलब क्या है? देखिए, साइन जिसको हम साइन कह रहे हैं उसका फिजिक्स में मतलब डायरेक्शन से। तो जब हम कह रहे हैं कि दोनों प्लस है तो बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शंस में, दोनों माइनस होने का मतलब भी दोनों का सेम डायरेक्शन है। तो लॉजिकल बात है भाई, कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में मोशन करे उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो, चाहे वो डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन है चाहे वो नेगेटिव है, बट है सेम डायरेक्शन।
मोशन की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है। एक्सेलरेशन मतलब फोर्स, मतलब जिधर मोशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, मतलब बॉडी को उसी डायरेक्शन में पुश कर रहे हो आप। तो लॉजिकल बात है, मोशन की डायरेक्शन में किसी चीज को पुश करेंगे तो वेलोसिटी, उसकी स्पीड बढ़ी जाएगी, इसीलिए बोल रहे हैं सिमिलर साइन पर स्पीड बढ़ेगी। अपोजिट साइन का मतलब मोशन के अपोजिट पुश कर रहे हैं उसको, स्पीड कम हो जाएगी। तो ये थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हैं, बिकॉज क्वेश्चन करते समय थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, मतलब कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, डर रहता है, ऑप्शन सामने होते हुए भी हिम्मत नहीं पड़ती है कि पता नहीं कौन सा सही गलत ना हो जाए कहीं। तो इस एग्जांपल को एक बार खुद भी रिव्यू करना, बिकॉज इस एग्जांपल में वो सारे पॉइंट्स हैं जो लेकर जिसकी वजह से हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, देखो बताओ इसमें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, सर नेचर ऑफ स्पीड बता दिए, डिस्कनेक्ट हो गया था। नेचर ऑफ स्पीड देखने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर दोनों के सिमिलर साइंस है, मतलब दोनों के पॉजिटिव साइन है या दोनों के ही नेगेटिव साइन है, तो हमेशा स्पीड इंक्रीज वाला बोलोगे। स्पीड इंक्रीज करने का जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया टू इंक्रीज स्पीड इज दैट V and A both are positive and both are negative। ये पॉइंट मैंने इसलिए डिस्कस किया है कि हमारे वैसे इस क्लास में जितने लोग बैठे हो, मैक्सिमम लोगों के मन में ये बात होती है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन से होता है। इसको ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस रिटार्डेशन, तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं होती भाई, इवन पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैन बी रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है जब स्पीड कम होने लगे, और स्पीड कम होने के लिए अकेले एक्सेलरेशन का साइन इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पीड कम होने के लिए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का कंबाइंड देखा जाता है कि अगर वो अपोजिट साइन के हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये रिटार्डेशन कहलाएगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में स्पीड बढ़नी चाहिए, सही है गलत है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन में स्पीड बढ़नी चाहिए, गलत है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, True. Sir. ये सही है, ये सही है। तो ये जब आप एक बार खुद से करोगे ना अपने आप, सेल्फ प्रैक्टिस, और स्लोप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बेस्ट मेथड यही है, सबसे आसान तरीका होता है फिजिक्स के लिए। मैथ में तो खैर आप जो भी करो, लेकिन फिजिक्स में इससे ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं हम लोग को। तो आराम से हम किसी भी ग्राफ की स्लोप देख सकते हैं कि बढ़ रही है कि कम हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस सर। ठीक है, उसको अच्छे से रिव्यू करिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, उसका भी एक्सपोजर दे दूं। लाइक कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि आपको, देखो फिर मैं इसको दो पैरेलल क्वेश्चंस बनाता हूँ, इसलिए ताकि याद रहे, गलतियां ना करेंगे हम कहीं। कभी कभी आपको ए और टी में ग्राफ होता है, और कभी कभी ए और एक्स में ग्राफ होता है। स्टार्ट करने के लिए मैं ये ग्राफ सिंपल सा ले रहा हूँ, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन, सिंपल स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर 4, ये 0, ये वैल्यू 6, 0 4 6। इन दोनों ही क्वेश्चंस में इनिशियल वेलोसिटी दी गई है,
In both questions, initial velocity is 2 meter per second. Find the final velocity. Find the final velocity. तो अगर हमने केयरफुली नहीं पढ़ा या एग्जाम में प्रॉब्लम को ओवरलुक कर गए, ध्यान नहीं दिया, तो फिर से प्रॉब्लम आ सकती है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमेशा अपना ध्यान रखना पड़ेगा, ये टाइम है या पोजीशन है, क्योंकि रिजल्ट बदल जाता है। हम लोग हैबिचुअल हो जाते हैं इस बात पे कि टाइम होना चाहिए, हम लोग की आदत, इसलिए 95% प्रॉब्लम्स में यहाँ पे टाइम होता है, बट वो जो 5% प्रॉब्लम जिसमें पोजीशन है पता चला वो 5% पेपर में ही आ जाए। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास दो ग्राफिकल रिजल्ट्स हैं, अगेन वो ग्राफ वाले लेक्चर में। अगर आपका ग्राफ ए और टी के बीच में है तो रिजल्ट ये कहता है कि इसका जो एरिया होता है, मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज एरिया ऑफ ए टी ग्राफ। बट अगर ये ए एक्स ग्राफ है देन एरिया ऑफ ए एक्स ग्राफ, ये वी फाइनल माइनस वी इनिशियल नहीं है, ये है वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर बाय 2। उस लेक्चर में होगा, ग्राफ वाले लेक्चर में ये पॉइंट्स होंगे यार आपके, ठीक है। हम सिर्फ प्रेशर्स में आते हैं पेपर में और वो गड़बड़ी कर जाते हैं। कंसेप्ट ये था, दिमाग में उस टाइम ये चल रहा था, क्रॉस कनेक्शंस हो गए, रिजल्ट बेकार हो गया पूरा। वैसे कोई डिफिकल्ट तो है नहीं। तो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 2 है, हमको सिर्फ ये एरिया चाहिए, ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट 12। यहाँ पर भी यही होगा, एरिया इज 12 माइनस, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है वेलोसिटीज की, तो वी फाइनल स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 2 का स्क्वायर एंड बाय 2। तो इसको भी ध्यान रखना। ये प्रॉब्लम्स हम लोगों ने ज्यादातर ये देखी है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशंस के जो ग्राफ होते हैं, क्योंकि दोनों में हॉरिजॉन्टल में पोजीशन टाइम कुछ भी ले सकते हैं, वहां पर लोग फंस जाते हैं। राइट यार? यस ठीक, तो भाई ये हो गया आपका पूरा ग्राफिकल पार्ट, 1 डायमेंशन। अब ना इसके बाद उस पे आओगे प्रोजेक्टाइल पे। नेक्स्ट वाली क्लास में टेस्ट डिस्कशन भी होगा, जाना तो आपने तैयार रखना। ये जो अभी आरटीएस हुआ था तुम लोग का, उसका ऑप्टिक्स वाला, ठीक है, यस उसको रेडी रखना। जो डाउट वाउट हो वो अगली क्लास में उसका डाउट डिस्कशन होगा, और प्लस प्रोजेक्टाइल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।